Started na sir? Hello. Yes, right. Okay sir. Okay sir. Good evening again to all of you. सर इकोनॉमिक्स क्लास है तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और क्या सर इकोनॉमिक्स में क्या होगा सर मैं जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करूँ। अच्छा मैं एक चीज़ थोड़ा सा मेरे से भूल हो गया जब भी याद आया एक्चुअली। तुषार तुषार का इकोनॉमिक्स का प्रायर नॉलेज नहीं है ना। तुषार का इकोनॉमिक्स नहीं था 11-12 में? नहीं था ना? है। तुषार को मुझे कुछ बेसिक्स का क्लास शेयर करना पड़ेगा। तुषार आज की क्लास के बाद ना तो मेरे से ना कुछ इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लास थोड़ा सा ले लेना। ठीक है व्हाट्सअप कर लेना मैं शेयर कर दूंगा। एकदम बेसिक कुछ लेक्चर्स है एक बार सुनोगे ना समझ जाओगे सर। सर तो फिर आज का क्लास क्या करें सर करो ठीक है छोड़ना नहीं है बिकॉज ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं होगा जो आउट ऑफ वर्ल्ड है। बाकी सबको इकोनॉमिक्स का प्रायर नॉलेज है आई नो दैट और धीरे धीरे सारा टॉपिक कवर हो जाएगा बेसिक्स भी कवर हो जाएगा। लेकिन आज जो टॉपिक चल रहा है इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट करवाया ठीक है। तो ये जो 2-3 लेक्चर्स हुआ है ना इसको थोड़ा सा मैं बस बोलूँगा कि जिनका नहीं हुआ है वो रिवाइज करें और जिनका हुआ है मतलब जिनका नहीं हुआ है वो फ्रेशली पढ़े और जिनका नहीं हो चुका है वो रिवाइज करें। ठीक है सर। तो सर ऐसे क्या पढ़ाने वाले हैं सर? चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो सर कर क्लास कर समझ में आ जाएगा ठीक है। और जो भी बेसिक्स है ना मैं समझा दूंगा ऑफलाइन में बुला के समझा दूंगा डोंट वरी ठीक है। तो सर इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या क्या चीजें करना पड़ता है सर? देखो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ये जो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक्स हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं सीए के सिलेबस में सीएमए के सिलेबस में सीएस के सिलेबस में भी एज वेल एज बीकॉम में भी रहता है सेम टू सेम थिंग। एमबीए में भी रहता है बीबीए वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं सबको पढ़ना है। कॉमर्स पढ़ने वाले हर बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हर बच्चे को ये चीज़ जानना ही पड़ता है हर एक स्टूडेंट्स को कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। और इकोनॉमिक्स क्या है जब भी बात होता है तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में 2 पॉइंट है सर एक माइक्रो अनदर इज मैक्रो। अगर जो लोग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं किया अभी तक डोंट वरी मैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा कुछ दिनों बाद। लेकिन जब तक बेसिक नहीं स्टार्ट होता है तब तक आप एडवांस लेवल में जो चर्चा चलेगा आप आराम से एडपास हो जाओगे। लेकिन आपको बस एक छोटा सा बात मुझे बता देना चाहिए कि सर माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या है। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल लेवल इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स माने एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। सर एग्रीगेट इकोनॉमिक्स माने जो एक कंप्लीट लेवल में सबका बात करता है। जैसे जब हम लोग देश के जीडीपी के बारे में बात करता है आप लोग शायद सुने होंगे देश का जीडीपी बढ़ रहा है देश का जीडीपी गिर रहा है। हाँ सर ऐसा बात होता है ना। इन्फ्लेशन हाँ महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये सब जो बात होता है ना सर जीडीपी इन्फ्लेशन पॉवर्टी। हाँ सर ये सब वर्ड सुनते हो कि नहीं सुनते हो डे टू डे लाइफ में? पर कैपिटा इनकम अरे बोलो। है सर। ये सब क्या है? ये सब जीडीपी इन्फ्लेशन पॉवर्टी पर कैपिटा। हाँ सर ये सब क्या चीज है? ये सब माइक्रो है कि मैक्रो है? ये माइक्रो। सब नहीं सर दीज आर मैक्रो। सर मैक्रो। ये सभी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो क्या है? माइक्रो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल मैंने इकोनॉमिक्स का जो जड़ है सर जड़ जड़ समझते हो? रूट लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स। सर रूट लेवल कैसा? रूट लेवल मैंने एकदम एकदम जड़ में जाके डिमांड सप्लाई में बात करता है प्रोडक्शन कॉस्ट में बात करता है प्राइस डिटर्मिनेशन जिसके ऊपर अभी चर्चा चल रहा है। मैं एक्चुअली अभी करंटली मार्केट समझा रहा हूँ थोड़ा एडवांस लेवल है बट समझ में आ जाएगा सर। मैं आ जाऊंगा सर बहुत जल्दी मैं आज का मार्केट टॉपिक में आऊंगा। लेकिन जस्ट मैं एक बेसिक कुछ चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी किसी को इकोनॉमिक्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए मैं 5-10 मिनट बात कर रहा हूँ फिर मैं आ जाऊंगा जहाँ पर हम लोग एक्चुअली करंट लेवल में है सर ठीक है।
मतलब जैसे बेसिकली मैं अभी बात कर रहा हूँ सर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। डिफरेंट मार्केट क्या है वो मैं चर्चा कर रहा हूँ कंपटीशन वाइज, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट, डोंट वरी सर। मतलब जिसको कुछ नहीं आता है वो भी समझ जाएगा, और जिसको आता है वो बेहतर से बेहतर समझेगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सर कहना क्या चाहते हैं? सर कुछ नहीं कहना चाहते, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में ऑलवेज दो पैरामीटर होते हैं, एक माइक्रो, अनदर इज मैक्रो। तो हम लोग जो करेंटली ज्यादातर जो सिलेबस कवर होता है सीए लेवल में, सीएमए लेवल में, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, सीएमए में एज वेल एज सीएमए, सीए जैसे इंटरमीडिएट लेवल में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है। सीएमए के अंदर फाउंडेशन में हल्का सा मैक्रो इकोनॉमिक है, लाइक नेशनल इनकम रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा जाता है, ठीक है। बाकी सीएस के केस में भी हल्का फुल्का नेशनल इनकम लेवल डिस्कशंस होता है, लेकिन मेन जो फोकस एरिया है इकोनॉमिक्स का, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आप डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है, मार्केट क्या है, ठीक है। डिफरेंट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ऑलिगोपोली मार्केट, कम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, अलग अलग मार्केट के ऊपर आप चर्चा होता है। अब सर रही बात आपके मन में जो सवाल में जो मन में जो चल रहा है, मैं आपको एक छोटा सा सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे एक सवाल का जवाब है इंडियन इकोनॉमी, में जस्ट टाइप करता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट गूगल में टाइप करूंगा इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। प्लीज फोकस करिए बात पे। जैसे ही मैंने इंडियन इकोनॉमी में फोकस कर रहा हूँ, तो इंडियन इकोनॉमी मुझे ना कुछ भारत की इकोनॉमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाता है। जैसे मैं अभी विकीपीडिया में आ गया सर, तो आप अगर देखोगे कि यहाँ पर ना कुछ इकोनॉमिक डेटा है। सर प्लीज फोकस करें, ये सब जनरल नॉलेज भी है। एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोगों को इतना नॉलेज तो होना चाहिए। जैसे इंडिया का करंट जो जीडीपी है वो 3.737 ट्रिलियन का है, ठीक है, नॉमिनल वे में। सर नॉमिनल क्या, पीपीपी क्या, ये सब एडवांस डिस्कशंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, अभी चर्चा तो नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। जीडीपी रैंक क्या है नॉर्मली, ये सब मैं सीए इंटर लेवल में चर्चा करता हूँ। सर यहाँ पर क्या है, सर यहाँ पर जो मैं जस्ट बात कर रहा हूँ आपसे कि सर इंडिया का जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी रैंक इंडिया वर्ल्ड वाइड 5th रैंक में आता है सर। सर नंबर 1 में कौन है? सर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है अमेरिका। सेकंड में आता है चाइना, ठीक है। माने सर जीडीपी का मतलब क्या? सर जीडीपी का मतलब होता है कि किसी एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन माने जो भी जरूरी चीज है, आपके घर में जितना सारा प्रोडक्ट है वो हर चीज प्रोडक्शन होता है। चाहे आपके घर में जो एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, फैन चल रहा है, आप जिस घर में हो उसमें जो ब्रिक्स लगा हुआ है, मैंने ईटा लगा हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग सब प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एक कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी चीजें प्रोड्यूस होता है उसको जो मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम उस देश का जीडीपी कहते हैं। जिस देश का प्रोडक्शन लेवल, सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, अब ऑनलाइन में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट किस कंट्री का प्रोडक्ट है? हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट किस कंट्री का प्रोडक्ट है? कौन बोलेगा, जल्दी बोलो ना। कहाँ का कंपनी है रे बाबा माइक्रोसॉफ्ट? यूएसए ना। आप समझ रहे हो सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर जिस कंट्री का प्रोडक्ट है, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ाई हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस यूज कर रहा हूँ मैं, तो माइक्रोसॉफ्ट को मैंने पैसा दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देने से माइक्रोसॉफ्ट मतलब अमेरिका का अच्छा होता है कि इंडिया का अच्छा होता है? सर ऑब्वियस बात है कि अमेरिका का अच्छा होता है। लेकिन क्या है ना, इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी उस लेवल में डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया बहुत सारे फील्ड में डेवलपमेंट कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि किसी भी कंट्री का जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, वो कंट्री दुनिया में उतना पावरफुल, उतना पैसा वाला, उतना रेवेन्यू कलेक्शंस, उतना ज्यादा बड़ा आदमी, जैसे हम लोग रिच। तो ऑब्वियसली अमेरिकन इकोनॉमी सबसे रिच है। सेकंड में चाइना आता है, 19 बिलियन का इकोनॉमी है, ठीक है, सॉरी ट्रिलियन का, 26 ट्रिलियन अमेरिका, 19 ट्रिलियन चाइना। जापान आता है 4.40 में, जर्मनी आता है 4.30 में, इंडिया आता है 3.73 में, उसके बाद यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील, ऐसे करके बाकी कंट्रीज हैं। सर आप अचानक से जीडीपी में कहे आ गए सर? सर ये सभी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स होके ही आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का रास्ता, ये जीडीपी का डिस्कशंस मैं कर रहा हूँ आपसे, कंट्री का मैक्रो इकोनॉमिक्स, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंसेप्ट जो भी डेवलप होता है
ये सभी चीजें अल्टीमेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल से ही डेवलप होता है। सर कहने का मतलब, सर कहने का मतलब बहुत सिंपल है। हम लोग जीडीपी डिस्कशन कभी नहीं कर सकते बिकॉज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कंट्री में माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल डेवलप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डेवलप होगा सर? प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपको क्या बोला कि हम लोग क्लास कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू से, पढ़ाई कर रहे हैं किसी कंप्यूटर यूज करके। अब कंप्यूटर तो जैसे मेरा कंप्यूटर का नाम है सर asus का लैपटॉप है मेरे पास, ठीक है। आप लोग कोई लैपटॉप या मोबाइल यूज कर रहे हो तो देखो कि आपका लैपटॉप मोबाइल किस कंट्री का है। जैसे asus तो ताइवान का है सर, ठीक है। मैंने चाइना के सामने जो एक छोटा सा कंट्री है। तो कहना ये चाहते हैं सर कि अगर प्रोडक्ट इंडिया का हो तो इंडिया का डेवलपमेंट है। अगर किसी दूसरे कंट्री में इंडिया का प्रोडक्ट चल रहा है ना, तो आप समझ लो कि इंडिया बढ़ रहा है। तो इंडिया बहुत सारे फील्ड में डेवलप किया है, बट बहुत सारे फील्ड में डेवलप करना अभी बाकी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें डिपेंड करता है माइक्रो लेवल में। जिसका माइक्रो लेवल डेवलप है उसका मैक्रो लेवल डेवलप हो ही जाता है। तो अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ जाएंगे, कंट्री के अंदर बेसिक डिमांड जो भी चीजें वॉट एवर बी दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल में, मैंने चाहे वो एक राइस का हो, आटा का हो, मैंने गेहूं का हो, मोबाइल का हो, लैपटॉप का हो, वॉट एवर, कुछ चीजें हम लोग डिमांड करते हैं। भाई भूख लगा है तो राइस चाहिए, मतलब आटा चाहिए, चावल चाहिए। टेक्नोलॉजी यूज करना है तो मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और भी वैराइटीज ऑफ चीजें। आप जस्ट समझो, अगर हमें जरूरत है, डिमांड है तो सप्लाई होगा। तो डिमांड सप्लाई है तो प्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे खाना खाने का जरूरत पड़ता है तो चावल उगाते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर क्या करते हैं, राइस उगाते हैं, आटा उगाते हैं। टेक्नोलॉजी में मोबाइल बन रहा है, लैपटॉप बन रहा है, क्योंकि जरूरत है, नीड है, डिमांड है, सप्लाई होगा, ठीक है। तो कभी सप्लाई डिमांड को जनरेट करते हैं तो कभी डिमांड सप्लाई को जनरेट करते हैं। नॉर्मली डिमांड के कारण ही सप्लाई होता है, नॉर्मली डिमांड के कारण सप्लाई होता है, बट नॉट ऑलवेज। जैसे आईफोन का मार्केट में ऐसा कोई डिमांड नहीं था। आईफोन जैसे टेक्नोलॉजी का मार्केट में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमें आईफोन चाहिए। आईफोन एक ऐसा चीज है कि वो पहले मार्केट में सप्लाई जनरेट किया, लोगों को दिखाया कि देखो भाई हम एक डेवलप चीजें डेवलप कर रहे हैं मार्केट में, एक स्मार्ट डेवलप कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हमने डेवलप किया, आपको अच्छा लगे तो आप लो। तो पहले आईफोन सप्लाई हुआ मार्केट में, फिर लोगों को अच्छा लगा तो दिन ब दिन डिमांड बढ़ता गया। तो नॉर्मली डिमांड सप्लाई को जनरेट करते हैं, बट कभी कभी सप्लाई भी डिमांड को जनरेट करता है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सब हैंड टू हैंड चलता है, और डिमांड सप्लाई अगर जब भी मार्केट में होगा, जब भी देश के अंदर रहेगा, ठीक है, तो देश में प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन करना है तो कॉस्टिंग चेक करना है, माने सस्ता में अच्छा चीज बनाना है। सर कॉस्टिंग माने चीप में बेस्ट, माने ज्यादा खर्चा ना हो बट बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट डेवलप हो, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। और उसके ऊपर डिपेंड करके अलग अलग मार्केट बनता है कि कैसा मार्केट बनता है सर, डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट। सर कैसा कैसा मार्केट हो सकता है? सर ऑलरेडी ये जो मार्केट का चैप्टर मैंने आप लोगों को 3 दिन से, लास्ट 3 क्लास से पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें चेक करना। मैंने आपको 2-3 अलग अलग मार्केट बताया, जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, है ना, डुओपोली मार्केट। सर ये कैसा है मार्केट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट फ्यू लेक्चर्स में डिस्कस करके रखा। प्लीज एक बार गो थ्रू करो, डिटेल्स में बात हुआ है, कोई भी चीज मैंने छोड़ा नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब माइक्रो लेवल डिस्कशन है। इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कंट्री का जीडीपी। कंट्री के जीडीपी पे डिपेंड करता है आपका जॉब। देश में प्रोडक्शन बनेगा तो फैक्ट्री बनेगा, फैक्ट्री बनेगा तो कंपनी बनेगा, कंपनी बनेगा तो जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सबका मार्केट बनेगा, ठीक है। तो देश से पॉवर्टी हटेगा, गरीबी दूर होगा, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, हर इंसान की पॉकेट में पैसा होगा, जरूरत का नीड पूरा होगा, और सोसाइटी एक शांति में बचेगा, जिएगा, ठीक है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस कम होगा, क्योंकि 2-4 पैसे से कोई बिकने वाला नहीं बनेगा। मतलब समझ रहे हो? इंसान गरीब होते हैं तो पॉलिटिकल गंदा लीडर लोग क्या करते हैं, 2-4 पैसा देके लोगों को खरीद लेते हैं। लेकिन अगर गरीबी हट जाएगा ना, गरीबी हट जाएगा तो 2-4 पैसों से आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस भी कम रहेगा, और अल्टीमेटली एक डेवलप नेशंस बनेगा। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? हेलो।
अरे हाँ या ना, कुछ तो हाँ बोलो। सर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है। इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ना है ताकि आप कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझ पाओ, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं समझ पाओगे, ना तो खुद का डेवलपमेंट कर पाओगे इकोनॉमिकली, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक इंसान डेवलप होगा तभी कंट्री डेवलप होता है। माने आप इकोनॉमिकली डेवलप बनोगे तभी आपका फैमिली डेवलप बनेगा। आपका फैमिली डेवलप बनेगा तो आपका एक एक फैमिली से क्या बनता है? एक पाड़ा, एक मोहल्ला, है ना? आपका पाड़ा डेवलप बनेगा तो आपका सोसाइटी डेवलप बनेगा। आपका सोसाइटी डेवलप बनेगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलप बनेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका सिटी डेवलप बनेगा तो पूरा कंट्री डेवलप बनेगा। और पूरा कंट्री डेवलप बना तो इकोनॉमी का अल्टीमेटली सक्सेसफुल। सर यही पर्पस है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स पढ़ने का यही पर्पस है। इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ना चाहिए ताकि आप सोशल लेवल, मतलब रूट लेवल कॉन्सेप्ट को समझो और हाईएस्ट लेवल कॉन्सेप्ट में डेवलप करो। ठीक है, तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में रूट लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें देखेंगे कि किस तरह से उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस में भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के ऊपर। ठीक है, वैसे इंडिया जीडीपी में तो अच्छा है सर, प्रोडक्शन लेवल इंडिया का वर्ल्ड में 5th है, बट इंडिया सर पर कैपिटा इनकम में काफी पीछे है। पर कैपिटा इनकम में इंडिया का रैंकिंग बहुत पीछे आता है सर, 139th में है हम लोग। यानी आउट ऑफ मैक्सिमम 200 कंट्री अगर दुनिया में है सर, 210 के आसपास है, उसमें से हम लोग 139 में आते हैं। ये बहुत ही खराब बात है सर। जीडीपी वाइज हम लोग 5वें स्टेज में हैं, बट पर कैपिटा वाइज हम लोग थोड़ा पीछे हैं बिकॉज ऑफ हाई लेवल पॉपुलेशन। माने इंडिया को अगर डेवलप, पर कैपिटा को डेवलप करना चाहिए तो देखो सर, पॉपुलेशन को तो घटा नहीं सकते, माने पर कैपिटा इनकम को तो घटा नहीं सकते। माने हम लोग कभी ऐसा तो नहीं कर पाएंगे कि भी पॉपुलेशन को कम कर देंगे। जैसे हमारे देश में करंट पॉपुलेशन से 141 करोड़ का एस्टिमेटेड, तो 141 को 1 करोड़ को कम तो नहीं कर सकते बोमा डाल के। हाँ चलो भाई यहीं पर बोमा डाल दिया, है ना, एटॉमिक बोमा डाल के लोगों को मार दिया और पॉपुलेशन घट गया। कौन मरेगा कौन जिएगा किसी को नहीं पता, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक काम कर सकते हैं, अगर एटलीस्ट हम लोग इंडिया, अगर एटलीस्ट एक काम तो कर ही सकता है कि अगर हम लोग एटलीस्ट चाइना या अमेरिका जैसा इकोनॉमी डेवलप कर ले तो शायद हम लोग पर हेड इनकम को बढ़ा दें। मतलब ऑब्वियसली शायद नहीं, गारंटी में बढ़ेगा। ऐसे चाइना 20 ट्रिलियन कमाता है, 20 ट्रिलियन। अमेरिका 26 ट्रिलियन कमाते हैं, इंडिया हार्डली 4 ट्रिलियन कमा रहा है। तो इकोनॉमिक्स को समझोगे तो कैसे, रातों रात तो नहीं बन पाएंगे सर। ठीक है, मतलब 1 ट्रिलियन बढ़ाने के लिए 5 साल कम से कम समय लगता है। मैंने 3.73 से 5 ट्रिलियन जाने पे कम से कम 5 साल का समय लगता है। तो अगर इंडिया चाइना का लेवल में भी आना चाहता है ना, तो यहाँ पर पहुंचने में इंडिया को कम से कम 20 साल समय लग सकता है, कम से कम, अगर इंडिया प्रॉपर एडुकेशन एंड प्रॉपर रूट बना के चले तो। ठीक है, तो सर इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, हम लोग भी एक डेवलप नेशन बन सकते हैं, बट उसके लिए इकोनॉमिक्स को हर किसी को समझना चाहिए और उसके उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट्स, एज ए कॉस्टिंग स्टूडेंट्स, एज ए सीएस स्टूडेंट्स, आप लोग भी लोगों के अंदर ये सब जागरूकता बढ़ा सकते हो सर। ठीक है, नॉलेज समझो, नॉलेज को डेवलप करो, दुनिया में बांटो। ठीक है, क्योंकि जब तक लोग समझेगा नहीं ना तब तक कुछ बनेगा नहीं। सीएम पीएम के लिए वेट मत करो कि सीएम पीएम क्या बोलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान का कुछ ना कुछ दायित्व होता है अपनी सोसाइटी को नॉलेज डेवलप करने का। कोशिश करो, कोई सुने ना सुने पर सुनाओ तो सही। ठीक है सर, सिर्फ सुनाना नहीं है, जरूरत पड़ने से आइडिया देना है, एग्जीक्यूशन करना है, बहुत काम होता है सर देश को चलाने के लिए। चलो ठीक है, मैं इतना तो समझा सकता हूँ सर आप लोगों को कि आप लोग इतना समझ पा रहे हो कि भाई अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है। ठीक है, ये बात मैं कभी कभी करता रहता हूँ और भी बहुत सारी चीजें करूंगा सर, केस स्टडीज वगैरह भी बोलूंगा बीच बीच में। लेकिन सर अब आ जाते हैं जिस पॉइंट पे मैंने लास्ट दिन क्लास को कंप्लीट किया था, मैं वहां से रीस्टार्ट करूँ। ठीक है, तो मैं अभी जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। मैंने डिफरेंट मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। इसके पहले इस टॉपिक में मैंने 2-3 लेक्चर्स करवाया। इसमें मैंने रेवेन्यू क्या है ये समझाया। तो रेवेन्यू क्या होता है, आप लोग अकाउंट्स में भी रेवेन्यू सुनते हो, है ना? रेवेन्यू माने बेसिकली
सेल को डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है सेल। माने एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है। रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगा? सेल करेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। जितना आपका सेल बढ़ेगा उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। दुकान का रेवेन्यू कैसे बढ़ता है सर? दुकानदार जो भी प्रोडक्ट है उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और जितना रेवेन्यू बढ़ेगा उतना अच्छा। सर इसी के ऊपर मैंने रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में बात किया। फिर मैंने लास्ट क्लास परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर बात किया। परफेक्ट कंपटीशन बने सर, परफेक्ट कंपटीशन बने एक ऐसा मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। सर ये कौन सा मार्केट को कहते हैं? इसका एग्जाम्पल सर ऐसा, मतलब एग्जैक्टली कॉपी बुक एग्जाम्पल तो होता नहीं है, बट फिर भी अगर हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर रियल लाइफ में ढूंढे तो जैसे कि वेजिटेबल मार्केट का मैंने एग्जाम्पल दिया था, सब्जी मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, फ्लावर मार्केट, हाँ सर ऐसा मार्केट, ग्रोसरी मार्केट। सर क्या है ये सब मार्केट में? वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, इसमें क्या परफेक्ट कंपटीशन है? सर इसका परफेक्ट कंपटीशन ये होता है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। मैंने मैंने सर खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग और बेचने वाले भी बहुत सारे लोग। मैंने इमेज से बताया था आप लोग, मतलब इमेजिनरी भी मैंने आप लोगों को विजुअल भी दिखाया था, ठीक है। मैंने आपको विजुअल इंस्पेक्शन भी करवाया था। जैसे अगर मैं एक वेजिटेबल मार्केट ऑनलाइन से देखूं सर, वेजिटेबल मार्केट नियर मी, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, और कुछ नहीं। ये जो वेजिटेबल आपके सामने है, फिश मार्केट है ना सर, वेजिटेबल है, फिश है, चिकन है, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वेजिटेबल मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो बेचने वाले होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहां पर परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। तो सर ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन मुझे बताएगा एक मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल? कोई, एनीवन प्लीज। जैसे एक मार्केट आता है ना मोनोपोली मार्केट, हाँ पढ़ाऊंगा सर, मोनोपोली, कोई बता सकते हो मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल? पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। इंडियन रेलवेज। इंडियन हाँ रेलवेज। हाँ सर, वेरी गुड सर, इंडियन रेलवे। और कुछ? इंडियन रेल छोड़ के एनी अदर? जैसे इंडियन रेलवे का एक कंपनी है आईआरसीटीसी बोल के, हाँ सर आईआरसीटीसी। अगर आज के डेट में आपको कहीं पर रेल में कहीं जाना है, आप आईआरसीटीसी छोड़ के और किसी के थ्रू से टिकट काट सकते हो क्या? अरे नहीं सर। कोई बोलेगा, कोई बोलेगा सर हाँ काट सकते हैं। देयर आर कुछ प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम लोग टिकट काट सकते हैं सर, जैसे पेटीएम, जैसे इक्सीगो, जैसे मेक माई ट्रिप। बट सर एक बात आपको पता है, भले ही आप मेक माई ट्रिप से करो, भले ही आप पेटीएम से करो, भले ही आप इक्सीगो से करो, अल्टीमेटली आईआरसीटीसी में ही जाना पड़ता है। क्या रे, सही की गलत? अगर आपके पास आईआरसीटीसी का आईडी नहीं है ना, तो आप ट्रेन का टिकट नहीं काट सकते। समझ रहे हो सर? समझ रहे हो ना? तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं सर, आईआरसीटीसी का मोनोपोली है अपने बिजनेस पे। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं है जहां पर बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, ऐसा मार्केट नहीं है। मतलब ये ऐसा कंपनी है जो अपने लेवल में एक मोनोपोली क्रिएट करके रखा है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है प्रॉपरली, इसका कोई प्रॉपर कॉम्पिटिटर नहीं है। शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है, लेकिन सरकारी है, ह्यूज प्रॉफिट नहीं करता है। ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट करता है उसका ही होता है, बट क्योंकि सरकारी है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज सर्विस भी है। सरकार चाहे ना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे, इंडियन रेलवे चाहे ना, जो स्लीपर क्लास का टिकट का 500 टका का प्राइस है ना, 500 का टिकट को 1000 में बेच सकता है, फिर भी बिक जाएगा। आपको पता है, अगर आज इंडियन रेलवे 500 का टिकट को 1000 में बेचेगा और 1000 का टिकट को 2000 में बिकेगा, इंडिया में इतना प्रेशर रहता है वेटिंग लिस्ट का, बिक जाएगा। ये सर नो, बिकेगा कि नहीं बिकेगा बोलो? हाँ आराम से बिक जाएगा, आराम से। आप कभी भी, जैसे अभी तो मतलब टूरिस्ट सीजन है इंडिया में, समर टाइम में सारा हिल स्टेशन में पूरा भरा है टिकट का। आप देखो एक बार बुकिंग करके, आपको किसी हिली एरिया का
आपको टिकट मिलता है कि नहीं। अपकमिंग पूरा मई महीने तक आपको कोई टिकट नहीं मिलता, इवन जून में भी नहीं मिल सकता, ऐसा हालत है। तो हमेशा इंडियन रेलवे में हमेशा कम से कम 1 महीने से पहले तक कोई टिकट नहीं मिलता है। 2 महीना 3 महीने से टिकट काटो तो जाके आपको टिकट मिलता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हाई डिमांड है सर। इंडियन रेलवे चाहे, अगर वो चाहेगा तो 500 का टिकट को 1000 में बेच सकता है, आराम से बेच सकता है, लेकिन नहीं बेचता है ना, नहीं बेचता है। तत्काल बोल के एक सुविधा देता है, पर वहां पर भी वो डबल नहीं करता। वही लास्ट दिन, लास्ट 24 आवर्स में एक तत्काल सर्विस देते हैं, उसमें थोड़ा महंगा होता है पर उतना भी नहीं, नॉट डबल, ना तो डबल होता है ना तो ट्रिपल होता है। लेकिन यही चीज अगर प्राइवेट लेवल में ऑपरेट होता, यही चीज अगर प्राइवेट लेवल में ऑपरेट होता तो कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कर देता। ये सर नो, अगर ये है ना सर, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। तो कहने का मतलब है कि सर मार्केट क्या होता है, सर मार्केट बने कि किस मार्केट में कितना बिजनेस है। जैसे कि मैं आपको वेजिटेबल मार्केट का, वैसे मार्केट में नंबर ऑफ प्लेयर बहुत होते हैं, ठीक है। मैं आपको रेलवे मार्केट का, जिसमें एक ही प्लेयर है, और भी चीजें हैं। जैसे मानो कि आज मैं आपको आज सुबह एक स्टॉक मार्केट क्लास चल रहा मेरा, मतलब एवरी डे मॉर्निंग में मेरा स्टॉक मार्केट क्लास चलता है, तो वहां पर एक एग्जांपल चल रहा था। जैसे रिसेंटली कल येस्टरडे में जोमेटो का शेयर नीचे गिरा है, तो कोई मुझे पूछ रहा था कि सर जोमेटो का शेयर, ये देख सकते हैं आप, ये मैं कल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज 10 तारीख है ना, तो कल 9 तारीख था। तो कल जोमेटो का शेयर ना एकदम धड़ाक से नीचे गिरा है, 65 से 60 में आके रुका था, मैंने ऑलमोस्ट 7% डाउन में गया था जोमेटो का। तो क्यों ऐसा हुआ था? तो मेरे को कोई पूछा कि सर कुछ पता है आपको कि क्यों ऐसा हुआ, कि क्यों जोमेटो का शेयर एक दिन में 7% के नीचे गिर गया? तो कुछ पीयर काम किया सर। अच्छा, जोमेटो का कॉम्पिटिटर का नाम बताओ। स्विगी। लेकिन सर स्विगी स्टॉक मार्केट में नहीं है, जोमेटो स्टॉक मार्केट में है, जिसका शेयर का दाम 62 रुपीज चल रहा है, बट स्विगी स्टॉक मार्केट में नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ। तो स्विगी का शेयर नीचे गिरा है, सॉरी जोमेटो का शेयर नीचे गिरा है, तो इसके पीछे इसका मेन कॉम्पिटिटर है स्विगी। बट आपको पता है जोमेटो और स्विगी को कंपटीशन देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया। किसी को नॉलेज है सर? एनीवन जो अपडेट रखता हो? कोई है? कोई बात नहीं सर, अगर नहीं है तो अपडेट ले लो सर। कल का मार्केट जोमेटो का शेयर गिरने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्विगी जोमेटो का कंपटीशन के लिए, यानी स्विगी जोमेटो का मोनोपोली है ना मार्केट में। आज के डेट में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना है, जोमेटो स्विगी छोड़ के और कोई नहीं है प्रॉपरली, है ना। पूरा इंडिया भर में देख लो, किसी किसी शहर में कोई दूसरा ऐप हो सकता है, पर यही दो मेन प्लेयर है। तो गवर्नमेंट देख रहे हैं दोनों मोनोपोली कर रहा है, और इसका ह्यूज मार्केट है। तो गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, कंपनी का नाम है सर ONDC। ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर बात समझो, इकोनॉमिक्स मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, बट आप इकोनॉमिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन देखो सर, ठीक है। इतना दिन जोमेटो स्विगी बेसिकली दुओपॉली कर रहा था, उसको मोनोपॉली नहीं बोल सकते। मोनोपॉली में सिंगल प्लेयर होते हैं, क्या बोलते हैं? मोनोपॉली इज ए मार्केट इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विच इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे कि रेलवे, जैसे कि रेलवे के लिए IRCTC काम करता है। बट मैं आपको बात किया अभी जोमेटो स्विगी में, जोमेटो स्विगी कौन से मार्केट का पार्ट है? कोई बोलेगा? जोमेटो स्विगी इकोनॉमिक्स वाइज किस मार्केट का पार्ट है सर? प्लीज टेल मी सर। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। हाँ सर, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट जिसको इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी कहते हैं, एंड डुओपोली मार्केट, सॉरी ऑलिगोपोली मार्केट। ऑलिगोपोली मार्केट ये वाला जो लास्ट मार्केट है, ठीक है। ऑलिगोपोली मार्केट ये कैसा मार्केट है? जहां पर ज्यादा प्लेयर नहीं है। ऑलिगो ये मैं पढ़ा दिया था पहले भी। ऑलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट, ज्यादा नहीं, फ्यू प्रोड्यूसर, मैंने खरीदने वाले अनेक, बट बेचने वाले
हार्डली 3-4, मैक्सिमम 10 to 12, ज्यादा नहीं। जैसे कि गाड़ी इंडस्ट्री, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री। और ओलिगोपोली में भी, ओलिगोपोली में एक मार्केट ऐसे होते हैं जहां पर अगर सिर्फ 2 प्लेयर हो ना तो उसे डुओपोली कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डुओपोली। मतलब ओलिगोपोली का ही एक कैरेक्टर उसके अंदर होता है, बट उसके पास 2 प्लेयर है। व्हेन देयर आर 2 to 10, अगर 2 प्लेयर है तो ओलिगोपोली को कहेंगे डुओपोली। और एकदम फ्यू सेलर्स। यहाँ पर यही तो लिखा होगा सर, डुओपोली। एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ, अभी बाद में बात करूंगा डिटेल्स में, बट अभी क्योंकि बात चल रहा है तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। जिस ओलिगोपोली में आपको सिर्फ 2 फार्म दिखे तो उसे डुओपोली कहते हैं, जैसे कि जोमेटो स्विगी। अब ये जोमेटो और स्विगी के ये जो मार्केट में जो इनका पावर बना हुआ है, इनको तोड़ने के लिए सरकार ने एक तोड़ डाला है, जो ऑलरेडी दिल्ली एंड बैंगलोर में चालू हो चुका है। ठीक है, क्या सर? ओएनडीसी। ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी क्या है सर? सर ओएनडीसी तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सर इसके अंदर आप अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करना चाहोगे तो जोमेटो स्विगी जितना डिलीवरी चार्ज लेता है उससे कम दाम में आप यहाँ से सेम रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। ऐसा ऑलरेडी चालू हुआ है, 2021 से ये ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। आप शॉपिंग कर सकते हो सर, 35,000 प्लस सेलर्स, 38 लाख प्लस प्रोडक्ट। और सिर्फ जोमेटो स्विगी ही नहीं सर, नॉट जस्ट जोमेटो स्विगी, फ्लिपकार्ट अमेजन को भी कॉम्पीट करेगा ये प्लेटफॉर्म। फ्लिपकार्ट अमेजन को भी कम्पीट करेगा और कोई भी सेल कर सकता है। एनी बिजनेसमैन कैन लिस्ट देयर प्रोडक्ट इन ओएनडीसी। और क्योंकि गवर्नमेंट बैकअप है तो काफी सस्ता रेट में प्रोडक्ट घर घर में पहुंचाने का दावा कर रहा है। अब कितना सक्सेसफुल होगा ये तो समय बताएगा। हाँ सर, कितना सक्सेसफुल बनेगा ये तो समय बताएगा। बट माना जा रहा है कि सेम रेस्टोरेंट का खाना अगर आप जोमेटो स्विगी की जगह ओएनडीसी के थ्रू से ऑर्डर करोगे, ठीक है, तो आपको सस्ता पड़ेगा, यानी डिलीवरी कॉस्ट कम पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. तो सर बहुत सारी चीजें इकोनॉमिकली सोचना पड़ता है। तो जोमेटो में जो प्रॉब्लम हुआ ये बेसिकली जोमेटो का शेयर का दाम क्यों गिरा था 7% में, 65 का शेयर क्यों कल 61 में आ गया था? बिकॉज इनका जो मार्केट में मोनोपोली है, मैंने मोनोपोली मैंने डुओपोली, ज्यादा कोई है नहीं। और स्विगी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है अभी तक। स्विगी अभी तक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो जोमेटो अकेला ही इस फील्ड में अकेला है। मैंने फूड डिलीवरिंग ऐप के अंदर जोमेटो अभी मार्केट में अकेला है। स्विगी आने वाला है ऐसा बात चल रहा है, ठीक है। और स्विगी का वैल्यूएशन जोमेटो से ज्यादा है। स्विगी का मार्केट वैल्यूएशन जोमेटो से ज्यादा है, ठीक है। ऐसे हालत में ओएनडीसी का मार्केट में आना, मार्केट में जो लोग जोमेटो का शेयर होल्ड करके रखा था उनको डरा दिया और इसीलिए जोमेटो का शेयर गिर गया। लेकिन पूरा नहीं डरा सर, हल्का डर कर रहा हूँ। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन यूज है। जो समझे उसका जिंदगी बदल जाता है सर, और जो नहीं समझेगा वो कभी नहीं समझ पाएगा। तो समझा करो, हाँ सर, समझा करो। ठीक है सर, ये सभी बातें करूंगा आपके साथ, एक एक करके करूंगा। लेकिन क्योंकि अभी सब रैंडम चर्चा में मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया। ये सब ग्राफ देख के डरने वाला बात नहीं है, सब अंडरस्टैंडिंग वाला बात है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो सर आज क्या पढ़ाओगे? सर आज मैं आपको तो इंटरेस्टिंग पॉइंट में बात करूंगा। लास्ट क्लास क्या बात हुआ था बोलो तो? परफेक्ट कंपटीशन में लास्ट दिन एक पॉइंट पे बात हुआ था कि सर इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फार्म जो है वो प्राइस टेकर है। इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फार्म जो है वो प्राइस टेकर है। सर इस पॉइंट का मतलब बताओ, कोई बताएगा मुझे? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडस्ट्री प्राइस मेकर होता है और फार्म प्राइस टेकर होता है। सिंपल तरीके से मैंने तो ग्राफिकली मैंने ग्राफ भी समझाया था, स्टैटिस्टिक्स भी समझाया था, मतलब ये टेबल भी समझाया था कि क्यों परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री प्राइस मेकर होते हैं और फार्म प्राइस टेकर होते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब होता है
आप जिस फील्ड में आपका बिजनेस है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सर, फिल्म इंडस्ट्री है ना, इस्पात इंडस्ट्री, तब इंडस्ट्री माने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वेजिटेबल अगर एक प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर डिपेंड करके करोड़ों का प्रोडक्ट मार्केट चलता है, तो वेजिटेबल मार्केट का एक इंडस्ट्री होता है। फ्रूट्स का भी एक इंडस्ट्री होता है, फ्लावर का भी एक इंडस्ट्री होता है ना। तो मैं बस आपको इतना पूछ रहा हूँ कि प्राइस मेकर क्यों था इंडस्ट्री और प्राइस टेकर क्यों था फार्म। फार्म माने इंडिविजुअल बिजनेस, फार्म माने इंडिविजुअल बिजनेस। इसके ऊपर मैंने लास्ट दिन डिस्कशन किया था। कोई मुझे बता सकता है कि इस पॉइंट में मैंने क्या समझाया था इन समरी में? एनीवन ट्राई करेगा क्या हुआ था? वेरी फेमस क्वेश्चन इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कि आखिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में স্যার क्यों इन। हाँ बोलो सर बोलो। थैंक यू ওই बोलो। বলেছিলেন যে ডিমান্ড বাড়লে সাপ্লাইটা কমে যাচ্ছে তখন ওই দামটা বেড়ে যাচ্ছে, আর যখন মানে সাপ্লাইটা বেড়ে যাচ্ছে আর ডিমান্ড কমে যাচ্ছে তখন দামটা কমে যাচ্ছে। ऐसा बस इतना ही बोला था मैंने। हाँ ये तो डिमांड हो गया, इंडस्ट्री प्राइस टेकर क्यों और फार्म प्राइस मेकर क्यों। हाँ सर इतना ही बोला था मैंने। व्हाट इज माय क्वेश्चन हियर, मैं इतना सवाल किया आपको कि सर इंडस्ट्री प्राइस मेकर क्यों। तुमने शायद लास्ट क्लास अच्छे से किया नहीं सुबह। इंडस्ट्री प्राइस मेकर क्यों है और फार्म प्राइस टेकर क्यों है? तुम बस डिमांड बता रहे हो, तुमको ये बताना पड़ेगा ना सुबह कि अल्टीमेटली प्राइस कैसे डिसाइड होता है। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था सियालदा कोले मार्केट का, याद है आप लोगों को? तो सियालदा कोले मार्केट क्या है सर? ये होलसेल मार्केट है सब्जी का, कोलकाता का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है ये। मतलब पूरा कोलकाता में जितना सब्जी मिलता है वो सब सियालदा कोले मार्केट से ही आता है। एवरी डे रात को 2 बजे मार्केट बैठता है और पूरा सुबह तक मार्केट चलता है। और आप हम लोग जब सुबह मार्केट में जाते हैं ना तो कोले मार्केट का ही सब्जी खाते हैं नॉर्मली, ठीक है नॉर्मली। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट में लौकी का दाम एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, वहां पर पीस में तो नहीं बिकता है, सब दर्जनों में बिकता होगा। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट में लौकी, हाँ जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं लाउ, ठीक है, अगर मानो एक लौकी का प्राइस 30 रुपीज मार्केट प्राइस रहा है तो ये 30 रुपीज ये पर्टिकुलर सेलर डिसाइड करता है कि मार्केट डिसाइड करता है? मेरा ये सवाल, कौन बोलेगा मुझे? हाँ सर, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस सेलर डिसाइड करता है। माने ये सेलर है ना, दिस मिस्टर सेलर, ये वेजिटेबल सेलर डिसाइड करते हैं कि मार्केट माने इंडस्ट्री डिसाइड करता है। बोलो ना सर, कौन डिसाइड करता है? थोड़ा कॉमन सेंस में ही बता दो। माने मानो कि ये भी सेलर है, कल मानो मैं भी चला गया और मैं भी सोचा कि भाई मैं भी लौकी बेचूंगा, तो मैं जाके बोला कि भाई मेरा लौकी ऑर्गेनिक है, आप 30 रुपीज में बेचो, मैं सेम लौकी 60 रुपीज में बेचूंगा, क्या मेरा लौकी बेच जाएगा सर? क्या मेरा लाउ मार्केट में 60 रुपए में कोई खरीदेगा? नो सर। क्यों नहीं खरीदेगा? मेरा प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, मार्केट क्यों नहीं लेगा? আপনার দাম বেশি। तो मेरा दाम ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं बेच पाऊंगा? प्लीज। কারণ অন্যরা সস্তায় দিচ্ছে। थैंक यू सर। मार्केट में और भी प्लेयर है जो सस्ता में दे रहा है ना, क्योंकि ये कोई स्पेशल स्किल वाला प्रोडक्ट तो है नहीं। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में और भी 100 लोगों के पास है। तो क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ, क्या हो गया सर, लार्ज नंबर ऑफ সেলার सेलर, और बायर भी লার্জ নাম্বার। लार्ज नंबर। तो बेचने वाले भी आने, खरीदने वाले भी आने। मैं अकेला मार्केट में 30 का लाभ को 60 बोलूंगा तो कौन मेरे पास आएगा भाई? तो यहाँ पर ना
हमारे आपके कहने पे मार्केट नहीं चलता, मैंने इंडिविजुअल सेलर उसी का लाभ है, लेकिन वो अपना लाभ का दाम अपने से सेट नहीं कर सकता, उसको मार्केट पे डिपेंड करना पड़ता है, जिसको हम लोग इंडस्ट्री बोल रहे हैं यहाँ पर। इंडस्ट्री विल डिसाइड, इंडस्ट्री माने वेजिटेबल इंडस्ट्री, डेली लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है सर, लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। शायद टाटा भी इतना अमाउंट का बिजनेस नहीं करता जितना वेजिटेबल का बिजनेस होता है, लेकिन ये इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इस मार्केट में इंडिविजुअल बिजनेसमैन डिसाइड नहीं कर पाता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट मैं क्या दाम पे बेचूंगा। लेकिन आप मुझे बताओ, फेसबुक या गूगल, ठीक है, या कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट क्या दाम में बेचेगा, वो खुद डिसाइड कर सकता है या मार्केट डिसाइड करता है? चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, या फिर कोई भी बिग कंपनी, टाटा बिरला अंबानी हो, वो खुद डिसाइड कर पाता है, यस और नो? बोलो ना। इवन इंडियन रेलवे को देख लो, इवन इंडियन रेलवे को देख लो, वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड कर लेता है, उसको मार्केट डिमांड सप्लाई देखने का जरूरत इतना नहीं पड़ता है। माने अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा दाम में बेच सकता है, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेलर के पास इतना ताकत नहीं होता है कि वो खुद डिसाइड करे कि मार्केट में क्या दाम। और उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स एनालिसिस लिए थे कि जब दाम कम रहता है, अगर आप बोलोगे कि मैं कम दाम में बेचूंगा, तो आप पहले तो कम दाम में बेचोगे नहीं, क्योंकि सेलर हमेशा ज्यादा दाम में बेचना चाहता है। सेलर ऑलवेज वांट। कोई दुकानदार ऐसा होता है दुनिया में? हाँ सर, कोई भी दुकानदार ऐसा होता है कि जो अपना प्रोडक्ट का सस्ते में बेचेगा? कोई नहीं होता सर, कोई नहीं होता जो अपना प्रोडक्ट सस्ता में छोड़ देगा। या तो ज्यादा लो तो सस्ता कर सकता है, कम लेने पे तो सस्ता बिल्कुल नहीं करेगा, है ना? तो पॉइंट एकदम क्लियर था कि दाम जब कम है, डिमांड ज्यादा हो जाएगा बट सप्लाई लो रहेगा। दाम दाम जब ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम पड़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा। सॉरी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम पड़ जाएगा। तो दाम ज्यादा होने पे सप्लायर खुश, सप्लायर माने सेलर, सेलर हैप्पी बट डिमांड कंज्यूमर दुखी, सेलर हैप्पी बट कंज्यूमर दुखी, है ना? कंज्यूमर मार्केट में जाके क्या बोलेगा? कंज्यूमर माने कस्टमर, कस्टमर मार्केट में जाके चिल्लाएगा, ये बाबा इतना दाम भी तो नहीं ले सकते, दादा कुछ कम करिए, हम लोग मर जाएंगे, इतना दाम में कौन खाना खाएगा? हाँ, इलिश माछ 2000 टका केजी, है ना? नहीं खा सकते, गरीब लोगों के लिए इलिश माछ नहीं है। अभी कुछ दिन बाद बारिश आएगा ना, तो मार्केट में हिलसा आएगा। स्टार्टिंग में तो 1500 2000 केजी में बिकेगा, ठीक है? तो तब नॉर्मल बंगाली लोग क्या बोलेगा, भाई 1500 केजी हिलसा हम लोगों के लिए नहीं है सर, ये रिच लोगों के लिए। फिर कुछ दिन बाद यही यही 1500 का केजी जब बारिश एकदम भरपूर हो जाएगा अगस्त सितंबर में, तब यही 1500 केजी का हिलसा मार्केट में 700 800 में बिकेगा, है ना? तब नॉर्मल लोग भी परचेस करेगा, माने एवरेज मिडिल क्लास लोग भी परचेस करेगा। तो ऑलवेज ऑलवेज सप्लाई पे डिपेंड करता है कि डिमांड क्या होगा, है ना? तो सिंपल बात है सर, सप्लायर ऑलवेज चाहते हैं कि मैं ज्यादा दाम में बेचूं, और कंज्यूमर ऑलवेज चाहते हैं कि मैं कम दाम में खरीद। लेकिन मार्केट एक एवरेज दाम पे आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग 3 टका पार्ले जी बिस्किट्स पे एग्जाम्पल लिए थे, पार्ले जी बिस्किट्स पे एग्जाम्पल लिए थे कि 3 रुपीज का प्राइस डिसाइड हुआ, है ना? जिसमें डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहा था, कॉमन पॉइंट में आया, जिसको हम लोग इस ग्राफ के थ्रू से पढ़े थे, कि जहां पर ये सब डिस्कस हो चुका है। मैं फिर से रिपीट किया क्योंकि आप लोग मेरे को प्रॉपरली जवाब नहीं दे पा रहे हो। डिमांड कर्व ऐसे बना था, मतलब ये दिखाया था मैंने लास्ट क्लास में कि डिमांड कर्व कैसे बना है, और सप्लाई कर्व इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और फिर एक पॉइंट में इक्विलिब्रियम होता है, सब डिटेल्स में समझा हुआ है। और फिर 3 टका जहां पर है तब इक्विलिब्रियम हुआ, मैंने कंज्यूमर चाह रहा था कि दाम कम हो, सप्लायर चाह रहा था कि दाम ज्यादा हो, बट मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि भाई ना तो कंज्यूमर का चलेगा
ना तो सप्लायर का चलेगा। मार्केट इसको ऑटोमेटिकली एक मिड पॉइंट पे खड़ा कर दिया, तो पार्ले जी बिस्किट 3% हो गया। इसी तरह से मैंने आपको समझाया था कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडस्ट्री प्राइस मेकर होता है और फार्म माने इंडिविजुअल बिजनेसमैन प्राइस टेकर होता है। सर ये तो हो चुका था, फिर से क्यों? सर मैं इसलिए आज थोड़ा सा ये सब बात कर रहा हूँ क्योंकि एक तो बात है कि सर आप लोग प्रॉपरली मुझे थोड़ा जवाब नहीं दे पाए, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार रिपीट करना चाहिए। सेकेंडली मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना सर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम ऑफ द प्राइस ऑफ द फार्म। सर इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म, फार्म माने सर हम लोग कौन से फार्म के बारे में बात कर रहे हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म, माने जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, ऐसे मार्केट में जो बिजनेसमैन है उनको इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बंगाली में या हिंदी में? समानता। समानता माने बैलेंस। समानता नहीं रे बाबा, समानता प्रभु नहीं। साउथ एक्ट्रेस सर बहुत फेमस है, हार्टथ्रॉब है बहुत लोगों का। मैं समानता का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समानता का बात कर रहा हूँ, ठीक है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। इसमें फार्म अपने आप को इक्विलिब्रियम लेवल अचीव किया है, उसको ये फीलिंग्स आता है, जिसमें प्रोडक्ट का प्राइस और आउटपुट, आउटपुट माने प्रोडक्शन, इस पे डिसाइड करता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में इक्विलिब्रियम कब हो। सर कैसे समझोगे इसको? माने एक मार्केट में एक सब्जी वाला, मार्केट में एक फ्रूट वाला किस तरह से अपना इक्विलिब्रियम सिचुएशंस अचीव करता है। सर थोड़ा पेशेंस चाहिए और पेशेंसफुली समझना चाहिए, ध्यान से सुनो, समझ में बिल्कुल आएगा। जिन लोगों ने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स अच्छे से किया है उनको थोड़ा जल्दी समझ आएगा, जिसने नहीं किया है उसे भी समझ आएगा, पर थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा थोड़ा सा मन लगा के सुनो। कहता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फार्म फेसेस हॉरिजॉन्टल डिमांड। हॉरिजॉन्टल डिमांड का हॉरिजॉन्टल माने, हॉरिजॉन्टल माने दिस वन। नॉर्मली डिमांड कर्व कैसे होते हैं? नॉर्मली डिमांड कर्व डाउनवर्ड होते हैं, ऐसा जैसे यहाँ पर है ना, नॉर्मली डिमांड कर्व डाउनवर्ड शुरू होते हैं। मैं जब डिमांड पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को तब मैं बताऊंगा। बट सर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर जैसा मार्केट होते हैं, वहां पर जो फार्म होते हैं उनका डिमांड कर्व जो होता है ना वो पैरेलल होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कहता है कि अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फार्म, फार्म माने बिजनेस, फार्म फेसेस हॉरिजॉन्टल डिमांड का और एवरेज रेवेन्यू का perfectly elastic demand. Since perfectly competitive farm sells additional units of output at the same price, marginal revenue का coincide with the average revenue का। इसके लिए मैंने revenue पहले पढ़ाया। Marginal cost curve is used. Now in order to be in equilibrium, the farm will compare MC with MR. And it will be in equilibrium at the level of output at which the earning maximum profit or incurring minimum loss. It can attain equilibrium only when commodity conditions are satisfied. कब equilibrium होता है? Marginal cost should be equal to marginal revenue. जिस पॉइंट में बिजनेस का marginal cost and marginal revenue equal level में होता है, and marginal cost curve cut the MR curve from below. That is, marginal cost must be rising at the point of equilibrium. One additional condition also must be satisfied. In case of loss, price greater than equals to average variable cost. If marginal revenue is greater than marginal cost, सर मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूं, बट पहले आपको रीड करना चाहिए कि क्या बोला है। If marginal revenue is greater than marginal cost, there is always an incentive for the firm to expand its productions further and gain by sale of additional units. If marginal revenue is less than marginal cost, the firm will have reduced output. सर अब इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊंगा पहले,
कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्रिएट करूंगा और फिर मैं ग्राफ को समझाऊंगा। सर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। आप सोचो कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक सब्जी वाला बिजनेस करने आया है, ठीक है, जिसके सामने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। सर ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में ये सब्जी वाला अपना लौकी का पिटारा लेके आया है, ठीक है, लौकी बेचने आया है। सिर्फ लौकी वाले ही क्यों, आप किसी को भी उठाओ, ये देखिए सर ये आंटी अलग अलग सब्जी लेके बैठे हैं, ठीक है, इधर देखिए ये भैया ये भी कितना सारा सब्जी लेके बैठे हैं सर, ठीक है, आप जस्ट देखते रहो, बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रोडक्ट लेके मार्केट में। अब इसमें सिर्फ वेजिटेबल ही क्यों, आप फ्लावर मार्केट या फ्रूट्स मार्केट में भी चले जाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स में चले जाओ, आपको आप क्या देखोगे कि लोग अनेकों फल लेके बैठे हैं। सर ये तो पता लग रहा है, बट आप कहना क्या चाहते हो? सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस तभी आपको प्रॉफिट दे सकता है जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा। यस और नो? हाँ सर, आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगा। माने अगर आप मानो डेली आप 5,000 का रेवेन्यू कमाते हो, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कमाते हो डेली का 5,000, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन आपका कॉस्ट पड़ता है डेली का 4,000, तो कितना कमा रहे हो सर? प्लीज टेल मी, कितना इनकम कर रहे हो, बोलो ना। 5,000। ओए, प्रॉफिट इनकम बोला मैंने। है सर। रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस नहीं करोगे? प्रॉफिट तो 1,000। तो वही तो मैं पूछा, इनकम माने क्या होता है? सर इनकम माने तो आय। हाँ तो आय माने কি, কত টাকা আয় করেছিস মানে কত? প্রফিটটাই তো তোর ইনকাম। রেভিনিউ তো তোর সেল, ওটা তো তোর রেভিনিউ মানে কি, যেটা তুই টোটাল সেল করেছিস সেখান থেকে খরচাটা বাদ দিয়ে তুই যে প্রফিটটা করেছিস, ঠিক আছে, আমি এখানে ইনকাম আর প্রফিটটাকে এক জিনিস বলি, মানে লাভটাই তো তুই অ্যাকচুয়ালি পেয়েছিস, এটাই তো তোর থাকে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। সেটাই তো বোঝাচ্ছি। तो बेसिकली अगर बिजनेस को सरवाइव करवाना है तो तुम्हारा रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए या एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। माने अगर 5,000 টাকা रेवेन्यू है तो कम से कम 5,000 টাকা कॉस्ट हो तो भी तुम सरवाइव कर जाओगे, एटलीस्ट बिजनेस चलेगा, कम से कम इक्विलिब्रियम रहेगा। अब मेरा बात समझ पा रहे हो सर? अगर तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट माने अगर रेवेन्यू भी 5,000 है और कॉस्ट भी 5,000 है तो कम से कम लॉस में तो नहीं हुआ। ये सर नो सर? लेकिन अगर उल्टा पड़ता है, तुम्हारा उल्टा पड़ जाए, अगर मतलब मार्जिनल कॉस्ट मानो 5,000 का है और मार्जिनल रेवेन्यू मानो 4,000 का है, तो तुम्हारा 1,000 টাকা क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। लॉस में कितना घर से थोड़ी बिजनेस चलता है, मैंने घर का सेविंग्स पूंजी खर्चा करके कितना दिन चलाओगे? जोर से जोर 2 हफ्ता 3 हफ्ता, फिर दुकान बंद करना पड़ेगा ना। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस बंद करते होते, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो कहना क्या चाहते हैं, बहुत सिंपल से बात करना चाहते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव फार्म को ऑलवेज इतना आउटपुट करना चाहिए ताकि उसका कॉस्ट और रेवेन्यू एटलीस्ट इक्वल लेवल में रहे, ताकि उसका कॉस्ट और रेवेन्यू एटलीस्ट इक्वल लेवल में रहे। मैं आपको कुछ रियल लाइफ बिजनेस का हिसाब दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये सब डेली का एनालिसिस होता रहता है सर कंपनी के लेवल में, जब भी मैं स्टॉक मार्केट फंडामेंटल वगैरह या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ाता हूँ ना, तो कंपनी लेवल डिस्कशंस होता रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मानो भारतीय एयरटेल का, ध्यान से देखना सर, आप लोग एयरटेल के बारे में सभी कोई जानते हैं, है ना? ये एयरटेल का फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है। अब एयरटेल का ये फाइनेंशियल डेटा मैं आपको सामने थोड़ा पेश कर, ठीक है, ध्यान से देखो सर।
एयरटेल का टोटल रेवेन्यू 2021 में देखो आप, एयरटेल का टोटल रेवेन्यू कितना है फाइनेंशियल 21 में देखो सर, 1,12,386, 1,12,386 करोड़, इतना रेवेन्यू कमाया। रेवेन्यू से उसका खर्चा वगैरह है, पावर में, फ्यूल में, नेटवर्क चलाने में खर्चा होता है, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे 4,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, ऑपरेटिंग में भी 53,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है। सब खर्चा देने के बाद प्रॉफिट किया है इसने, देखो 41,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। लेकिन इसके बाद आप देखो मार्केट में इसका एक प्रॉब्लम है। उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम था इसका इंटरेस्ट बहुत हाई था, माने मार्केट में इनका काफी लोन का इंटरेस्ट था, 15,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का इंटरेस्ट था। और डिप्रिसिएशन वगैरह मैंने एसेट जितना था उसका डिप्रिसिएशन हो चुका था 29,000 करोड़। तो सब खर्चा माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद कितने का लॉस में है 2021 में? 3,000 करोड़ के लॉस में था। हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दिया? प्लीज जल्दी बोलो मुझे। हाँ सर। 3,000 करोड़ का लॉस में चला गया ना एयरटेल 2021 में। सर उससे पहले वाला साल में देखो हालत बहुत खराब था 2020 में। ऐसा भी बात चल रहा था कि एयरटेल क्या बिक जाएगा, क्या बंद कर देगा सर्विस। उससे पहले वाले साल में आप देखो नेट इनकम, देखो सर नेट इनकम देख रहे सर, लॉस में है। 2020 में 32,000 करोड़ का लॉस, 2021 में 15,000 करोड़ का लॉस। लेकिन कंपनी ने 2022 ऑनवर्ड्स प्रॉफिट करना चालू कर दिया, 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, अभी 7,000 करोड़ के प्रॉफिट में है एयरटेल। सर ऐसा क्या हो गया? सर वही बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, बीच में जियो भी आया था ना, तो मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल दिया था। और एयरटेल का टेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क वगैरह था वो सब पुराना हो चुका था, तो एयरटेल का मार्केट शेयर थोड़ा घट गया। ठीक है, 4G वगैरह थोड़ा सा पीछे चल रहा था, जियो वगैरह, जियो बहुत ज्यादा मार्केट ले लिया था, कंपटीशन में थोड़ा पीछे चला गया, तो इसलिए एयरटेल का बिजनेस में दिक्कत हो गया, इसलिए कंपटीशन में भी थोड़ा पीछे चला गया। लेकिन अगर ऐसा चलता रहता, अगर ऐसा ही चलता रहता तो एयरटेल कभी क्या करता सर, बिजनेस को बंद करना पड़ता। तो आज एयरटेल बिजनेस को आराम से चला सकता है बिकॉज उसका मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर तो मार्जिनल नहीं है, टोटल में बात करें, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। तो रेवेन्यू हाई होना हमेशा जरूरी होता है सर, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू हो और टोटल। अच्छा एक बात, जो लोग अभी भी रेवेन्यू के बारे में, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने रेवेन्यू मतलब डिटेल्स में चर्चा करके आया है ना। तो रेवेन्यू हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, या तो एटलीस्ट रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल तो हो जाए कम से कम। यही तो क्या होगा ना, बिजनेस चला नहीं पाओगे ज्यादा दिन तक। एटलीस्ट इक्वल भी रहेगा तो आप ऑप्टिमम रहोगे। अब परफेक्ट कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है इक्वल लेवल में, तो बहुत ज्यादा अर्निंग तो उस मार्केट में होता नहीं है। तो एटलीस्ट इक्वल हो जाए रेवेन्यू और कॉस्ट, तो एटलीस्ट दुकानदारों का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, मैंने इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक समानता में आ जाते हैं। अब अगर थोड़ा ज्यादा कर लिया तो घर में पैसा दिखेगा, अगर थोड़ा कम हो गया तो लॉस में चला जाए। अब ये तो मैंने आपको एयरटेल के एग्जांपल से समझा दिया। सर सिमिलर एक बिजनेस है एयरटेल का ही, कॉम्पिटिटर है भी, मैंने वोडाफोन आइडिया, नाम तो सुना ही होंगे, वोडाफोन क्या नाम से है इसका, आइडिया, वोडाफोन आइडिया। शेयर का दाम देखो ओनली 6.75 पर शेयर चल रहा है, हालत बहुत खराब है। क्यों? वोडाफोन आइडिया का हालत बहुत खराब है सर। देखो सर देखो, 2020 में 73,000 करोड़ का लॉस। क्यों लॉस हुआ? बिकॉज रेवेन्यू से कॉस्ट हाई हो गया तभी। 2021 में 44,000 करोड़ का लॉस, 2022 में 28,000 करोड़ का लॉस, अभी भी 29,000 करोड़ के लॉस में भाग रहा। मजाक नहीं है सर, अगर ऐसा चलता गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा, दुकान बंद करने का कगार में आ जाएगा सर। ये तो फिर भी बड़ा बड़ा बिजनेस है, मोनोपोली ऑलिगो वाली बिजनेस है, इनको दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल सकता है।
एसेट्स का वैल्यूएशन है, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में सब्जी वाले, फिश वाले, इनका तो इतना भी एसेट नहीं रहता है सर कि एसेट बेच के कुछ आ जाएगा। तो इनको ऑलवेज कुछ नहीं तो कम से कम MC इक्वल्स टू MR मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलता है सर, इफ MR इज ग्रेटर देन MC देयर इज ऑलवेज एन इंसेंटिव फॉर द फर्म टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन, मतलब वो बिजनेस को बढ़ा सकता है फर्दर एंड गेन बाय सेल ऑफ एडिशनल यूनिट्स। जितना एडिशनल यूनिट सेल करेगा उसमें उसका गेन है। लेकिन इफ MR इज लेस देन MC, अगर रेवेन्यू कॉस्ट से कम है, द फर्म विल हैव रिड्यूस आउटपुट, अब प्रोडक्शन कम हो जाएगा और धीरे धीरे बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है अगर ऐसा सिचुएशन ज्यादा दिन तक रह गया। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, अगर MC इक्वल्स टू MR है, अगर MC इक्वल्स टू MR है। अब ग्राफिकली देखो, अब ग्राफिकली देखो, है ना सर, आप थ्योरेटिकली देख लिए ना, मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिया जिसका डेटा मेरे पास अवेलेबल था। देखो सब्जी वाले का डेटा तो अवेलेबल नहीं होगा ना मेरे पास, कौन सा सब्जी वाले का डेटा मिलेगा बोलो। मैं आपको एक आइडिया दे दिया एयरटेल वोडाफोन से कि बिजनेस सिचुएशंस में होता क्या है। अब इसको अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में सोचो, एक परफेक्ट कंपटीशन में ये ग्राफ में लास्ट दिन समझा दिया कि कैसे मार्केट प्राइस को डिसाइड करता है, कि दाम प्रोडक्ट का कैसे डिसाइड होता है, कि कैसे इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और कैसे फार्म प्राइस सेकर। अब इसी पॉइंट पे ये चीज प्रूव हो चुका था सर कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड ग्राफ है वही एवरेज रेवेन्यू है, वही मार्जिनल रेवेन्यू है, वही प्राइस कर्व है, वही डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में प्रूव करवाया था। अगर किसी को लग रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्रीवियस लेक्चर को एक बार सुन लो, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसको प्रूव किया था कि क्यों परफेक्ट कंपटीशन में ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन सर अब यहाँ पर एक पॉइंट था, marginal cost should be equal to MC equals to MR and MC curve must cut the MR curve from the below। सर इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना बिजनेस का इमेजिनरी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सर कैसे, देखो सर डिमांड कर्व तो ड्रॉ हो गया, कैसे ड्रॉ हो गया, जिस पॉइंट में प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई पार्ले जी बिस्किट्स 3 टका क्यों है, वाई पार्ले जी बिस्किट्स का प्राइस 3 रुपीज, या क्यों पोटैटो का प्राइस मार्केट में 25 टका केजी होता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई जहां मैच करता है वही प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हो जाता है, जो मार्केट डिसाइड करे, कोई इंडिविजुअल सेलर नहीं। अब बात आता है सर फार्म माने प्राइस टेकर, माने बिजनेसमैन, माने सब्जी वाला या फ्रूट वाला, ठीक है, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, या ग्रोसरी सेलर, ग्रोसरी मार्केट में जो है ग्रोसरी सेलर, इनका मार्केट में टिकने का क्या चांसेस है। सर चांसेस ये है जब भी ये बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहले इसका कॉस्टिंग पड़ता है, ये जो ग्राफिकली जो इस तरह से दिखाया गया, तो कॉस्ट पहले ज्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे कॉस्ट कम होता है। नॉर्मली जब शुरू करते हैं ना तो कॉस्ट हाई है, फिर धीरे धीरे कॉस्ट नीचे गिरता है। बट जिस पॉइंट से कॉस्ट का एक सर्टेन टाइम के बाद अगर कॉस्ट का बढ़ना चालू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है कि कॉस्ट पहले ज्यादा, फिर कॉस्ट थोड़ा सा नीचे आया, का मतलब एकदम बेस्ट लेवल में आया रहा, और फिर कॉस्ट का बढ़ता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। और एक टाइम पे कॉस्ट का डिमांड कर्व को या रेवेन्यू कर्व को, मार्जिनल रेवेन्यू जो है डिमांड भी वही है परफेक्ट कंपटीशन में। इन परफेक्ट कंपटीशन डिमांड एंड रेवेन्यू सेम कर्व होता है, डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व सेम होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। जिस पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करता है नीचे से, पॉइंट बी नोटेड, नीचे से कट करेगा, ठीक है, नीचे से कट करेगा, एमसी कर्व मस्ट कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, बिलो से कट करेगा। जिस पॉइंट में कट कर रहा है दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, माने प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, माने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वही कंपनी का मार्जिनल कॉस्ट भी है, माने इतना खर्चा कंपनी को हो रहा है उतना ही कंपनी का प्रोडक्ट का दाम भी है, और कंपनी को उतना ही रेवेन्यू आ रहा है, माने ये कंपनी का इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अगर कंपनी या बिजनेस अपने आप को इस लेवल में टिका देता है, सरवाइव करा लेता है, तो बिजनेस लॉन्ग रन में टिक जाएगा। लेकिन अगर नहीं टिक पाता है, माने अगर कॉस्ट हाई हो जाता है धीरे धीरे,
अगर कॉस्ट हाई हो जाता है और डिमांड या रेवेन्यू का नीचे रह जाता है, मतलब आप समझ लो कि बिजनेस बंद करने का सिचुएशन हो सकता है। बेस्ट सिचुएशन तो यही होता है कि कॉस्ट नीचे रहे, रेवेन्यू ऊपर रहे, है ना। रेवेन्यू शुड बी हायर देन, रेवेन्यू मस्ट बी हायर देन कॉस्ट, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। बट एटलीस्ट फॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट इक्वल पॉइंट में भी रहे तो भी बिजनेस सर्वाइविंग मोड में रहेगा और लॉन्ग रन में टिक जाएगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि कॉस्ट हाई हो गया और रेवेन्यू नीचे रह गया, मार्जिनल कॉस्ट हाई हो गया और रेवेन्यू लो रह गया, तो बिजनेस के लिए चिंता का विषय है। हेलो सर, बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? अब आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि सर स्टार्टिंग में कॉस्ट हाई क्यों है, फिर लो क्यों होता है? सर इसके लिए ना आपको मैं एक रियल लाइफ इमेजिनरी एग्जांपल दे सकता हूं। सर कैसे? प्लीज मुझे मेरा साथ दोगे आप लोग एग्जांपल क्रिएट करने में? प्लीज मेरे को साथ देना सर। मतलब मैं एग्जांपल जो पूछूंगा आप लोग हाँ या ना बोलना कि सर सच में ऐसा होता है कि नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज अगर कोई फ्रूट सेलर मार्केट में फ्रूट सेल करना चाहेगा, से फॉर एग्जांपल आप या मैं कोई भी, ठीक है, चाहता है कि मार्केट में आज के डेट में फ्रूट दुकान खोलेगा, ठीक है, मार्केट में फ्रूट्स का अच्छा डिमांड रहता है ऑलवेज, ठीक है। तो अगर आप एक फ्रूट्स का दुकान लगाना चाहते हो, इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आप मुझे इतना बताओ सर, क्या शुरू में ही आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा? मतलब स्टार्टिंग डे से स्टार्टिंग में आपका कॉस्ट ज्यादा होगा, ये सर नो? प्लीज सर। यस सर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस स्टेबल होगा, आप देखना कि आपका कॉस्ट कम पड़ता रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में आप ज्यादा सामान नहीं उठा पाओगे ना, बिकॉज आपका कस्टमर लेवल लो होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई इतना सामान उठाऊंगा, अगर कोई खरीदेगा नहीं तो लॉस हो जाएगा। मानो कि ये जितना सारा फ्रूट्स आप देख रहे हो, ये मानो 2 लाख का फ्रूट है एग्जाम्पल, ठीक है, 2 लाख का फ्रूट है, 2 लाख लेके आपने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन आप जब दुकानदार के पास गए, दुकानदार शायद आपको बोल रहा है कि बेटा तीन तीन पाइनएप्पल लेके क्या करेगा, है ना, 3-4 पाइनएप्पल क्या करेगा, कम से कम 20 पीस पाइनएप्पल लेके जाओ। लेकिन आपको डर लग रहा है, क्या पता कि 20 पाइनएप्पल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसलिए आपने प्रोडक्ट मतलब कम लिया। तो कम लेने से क्या होता है, दाम ज्यादा होता है कि कम होता है? अमाउंट में कम लोगे तो दाम या क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा ना, प्राइस हाई हो जाएगा। ज्यादा लेने से दाम कम हो जाता है, होलसेल मार्केट का नियम है। कोलकाता में जो सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट है, मेचुआ मार्केट बोलते हैं, कभी विजिट करना सर, कभी विजिट करना मेचुआ बाजार, वहां जाके देखना कि क्या फ्रूट्स का मार्केट क्या होता है। मेचुआ फ्रूट मार्केट क्या बड़ा मार्केट है सर, क्या नहीं बिकता है, मैं क्या बताऊं आपको। ट्रक ट्रक माल आता है, ट्रक ट्रक माल आता है, ट्रक ट्रक माल बिकता है, ठीक है। और जो सब्जी वाले का जो मार्केट है ना, तो पैर रखने का जगह नहीं, पैर रखने का जगह नहीं, मतलब दुकान क्या देखोगे सर, इतना भीड़ होता है और इतना बड़ा दुकानदार सब, और जो जो चीज बेचता है वही बेचता है। ऐसा जो नींबू बेचता है नींबू बेचता है, और पेटी पेटी, मतलब ऐसा नहीं कि 1 पीस 2 पीस बिकता है, 1 केजी भी नहीं बिकता है। लेना है तो कम से कम 15 केजी का लेना पड़ेगा, 15 केजी लो तब जाके देगा आप। ये देख रहे हो, ये मैंगो का बास्केट देख रहे हो ना, ऐसा पूरा बास्केट लेना पड़ेगा तब जाके आपको देगा। ठीक है, कभी मौका मिले तो जरूर विजिट करना, गजब का मार्केट है। फोटो वगैरह खींच के आना, ब्लॉग बना लो, ब्लॉग नहीं बनाओ कम से कम फोटो करके जरूर लाना, और अगर जाओगे तो मेरे को बताना कि सर घूम के आए। सर बात को समझो, कहना क्या चाहते हैं, कहना इतना चाह रहे हैं कि अगर आप दुकान स्टार्ट करोगे तो कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगा, फिर जैसे जैसे आपका दुकान बढ़ता जाएगा, मार्केट आपका बिजनेस बनता जाएगा, आपका कॉस्ट लेवल कम होता जाएगा। तो जिस टाइम पे आप लोएस्ट कॉस्ट अचीव करोगे ना, तभी आप एक्चुअली हाई लेवल प्रॉफिट भी जनरेट करोगे। बट धीरे धीरे जब आपकी दुकान के सामने और भी 4-5 दुकान खुल जाएगा, फिर से आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, है ना। ऐसे ही तो होता है, फिर धीरे धीरे आपका कॉस्ट बढ़ सकता है।
शॉर्ट रन में। अगर कॉस्ट बढ़ गया, आपको एटलीस्ट कोशिश करना है कि भाई कम से कम कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू इक्वल रखे। ऐसा ना हो कि कॉस्ट ज्यादा हो जाए, ज्यादा होने से प्रॉब्लम है, फिर दुकान चलाना मुश्किल हो जाए। तो क्या मतलब निकला सर? मैं आपको हर एंगल से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप पेशेंसफुली सुन रहे हो, आपको बहुत हेल्प होगा। एक दुकान चलाना आसान नहीं होता है सर, नॉट एन इजी टास्क। इसलिए ज्यादातर लोग बिजनेस करने से डरते हैं। सबको इसलिए जॉब चाहिए, एक नौकरी दे दो बाबा। अरे भाई नौकरी दे दो बाबा बोलने से नौकरी थोड़ी आता है। प्रॉफिटेबल बिजनेस चलेगा तब जॉब होगा। सरकारी लेवल में ज्यादातर बिजनेस क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि सरकारी लेवल में जो मैनेजर होते हैं वो ज्यादातर केस में बिजनेस समझता ही नहीं है। उनको लगता है सरकार सैलरी देता है, हमारा चल जाता है। अरे भाई बिजनेस बढ़ाओ, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, बिजनेस बढ़ाओ, प्रॉफिट करो, तभी ना लोग कुछ प्रॉफिट मतलब नौकरी पे रखोगे। नौकरी का क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि काम होता है तब नौकरी। बिजनेस बढ़ेगा तो नौकरी। अगर बिजनेस ही नहीं बढ़ा तो नौकरी कहाँ से? नौकरी पेड़ पे नहीं उगता है, नौकरी बनाना पड़ता है। जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएट करना पड़ता है सर। जॉब पेड़ पे नहीं उगता। और जॉब तभी क्रिएट होता है जब बिजनेसमैन माइंडेड लोग देश के अंदर ज्यादा होगा। चाहे सरकार हो, चाहे इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो, चाहे बड़े बड़े रिलायंस, अंबानी, अदानी या टाटा हो। जितना इनका संख्या बढ़ेगा उतना देश में बिजनेस बनेगा। बिजनेस बनेगा तो जॉब क्रिएट होगा, नहीं तो बाबा जी का टुल्लू। मजाक नहीं कर रहा हूं सर, रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये। जो समझ गए उसका जिंदगी बन गया, जो नहीं समझ पाया वो जिंदगी भर रोता गया। सर मैं खुद को भी समझाता हूँ, आपको भी वही चीज बता रहा हूँ सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो जिस पॉइंट में इक्विलिब्रियम होता है उस पॉइंट में प्राइस पॉइंट एंड मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल हो जाते हैं, है ना? और एटलीस्ट मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल हो जाते हैं। एंड दिस इज द सिचुएशन, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो क्या मतलब निकला? प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्ट। बोलो सर, ये बात समझ में आ गया? किरे बोझा गেছে? अगर तुषार समझ गया, तुषार है क्लास में, अगर तुषार समझ गया तो बाकी सबको आना चाहिए, क्योंकि तुषार का प्रीवियस क्लास हुआ नहीं। असीमा, नयनी, सोमनाथ, शुभजीत, सुबीर, बोलो सर। तुषार বুঝতে পেরেছিস তুই কিছুটা? हाँ सर। सर तुषार का तो प्रीवियस क्लास अभी तक हुआ ही नहीं। तुषार प्रीवियस 2-3 लेक्चर एक बार सुन लेना, आराम से समझ जाएगा। ठीक है? मतलब एक्चुअली तेरे को जो दिक्कत हो रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ। ये मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, ये सब चीज में दिक्कत हो रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत जो होगा ना, वो ये हो सकता है कि सर प्राइस और डिमांड इक्वल क्यों है ना, हॉरिजॉन्टल क्यों है, इसमें दिक्कत हो सकता है। ये लास्ट क्लास में समझा हुआ है, प्लीज एक बार गो थ्रू करना सर। ये तो हो गया। ये क्या हो गया सर? ये मैंने आपको बताया परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में एक फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट किस पॉइंट पे अचीव होता है, और उसमें प्राइस के साथ साथ आउटपुट के साथ साथ डिटर्मिनेशन कैसे। सोमनाथ বোঝা গেছে নাকি টু সাম এক্সটেন্ট? Yes. বোঝা গেছে না টু সাম এক্সটেন্ট? বোঝা গেছে, আছে বোঝা গেছে। ওকে স্যার। স্যার अगर आपको ये चीज समझ में आया ना, নয়নী বুঝতে পেরেছিস? নয়নী তো আওয়াজ পেলাম না। নয়নী স্যার, ये आपका শুভজিৎ, अरे হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया। अब शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन दो तरह का होता है। जैसे आप लोग भी बचपन में रन नहीं देते थे स्कूल में, हाँ? स्कूल लेवल में रन नहीं होता है, 100 मीटर रन भी होता है, 400 मीटर रन भी होता है, स्प्रिंट बोलते हैं। तो 100 मीटर भी होता है, 400 मीटर भी होता है। तो 400 मीटर हो गया लॉन्ग रन, 100 मीटर हो गया शॉर्ट रन। वैसा ही बिजनेस का भी चलता है। तो ये जो परफेक्ट बिजनेस है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस, जिस मार्केट में
लार्ज नंबर ऑफ बायर है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, ये शॉर्ट रन में कैसा बिहेव करता है, मैंने बिहेव माने कैसा बिहेव। एक बिजनेस किस लिए आता है सर? बिजनेस आता है प्रॉफिट करने के लिए, बिजनेस आता है प्रॉफिट करने के लिए। बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है सर, प्रॉफिट मेकिंग। अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस कैसे बनेगा? हाँ सर, अगर चैरिटी करना है तो चैरिटी करो, है ना, लेकिन बिजनेस चैरिटी से नहीं चलता है। बिजनेस प्रॉफिट से चलता है, और प्रॉफिट जरूरी है सर, क्योंकि आज भी खाना है, कल भी खाना है, परसों भी खाना है, खुद भी खाना है, बच्चे लोगों को भी खिलाना है। एक माँ बाप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, बच्चे के बारे में भी सोचता है ना। तो खुद खाना है, फैमिली को खिलाना है, रिश्तेदारी निभाना है। बिना प्रॉफिट का संसार कैसे चलेगा? एक संसार नहीं चल पाया, संसार माने फैमिली। एक फैमिली नहीं चल पाएगा तो हजारों फैमिली कैसे चलेगा? हजारों फैमिली नहीं चल पाएगा तो देश कैसे चलेगा? तो बेसिकली बिजनेस का मकसद एकदम क्लियर है, प्रॉफिट मेकिंग कॉन्सेप्ट। अब शॉर्ट रन में बिजनेस का इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम when it maximizes its profits, defined as the difference between total cost and total revenue. सिंपल बात, जितना रेवेन्यू हाई होगा, कॉस्ट कम रहेगा, बिजनेस सक्सेसफुल। रेवेन्यू लो, कॉस्ट हाई, बिजनेस अनसक्सेसफुल। एक बड़ा एग्जांपल दूं आप, बड़ा एग्जांपल दिमाग में आ गया, हमेशा याद नहीं रहता है, आज याद आ गया। रिसेंटली एक बिजनेस है, आप लोग शायद नाम सुने होंगे, रिसेंटली गो एयरलाइंस, नाम सुने हो सर? नाम सुना है क्या? है सर। पता है क्या हुआ रिसेंटली इसका? सर ये बैंकरप्टेड हो चुका है। बैंकरप्टेड मैंने Go Fast airline goes into bankruptcy protection. NCLT says no options but to admit voluntary insolvency plea. और बेसिकली ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, अपना लोन देने में नाकाम रहेगा। लोन जो मार्केट से लिया था वो रीपे नहीं कर पाया, माने एयरलाइन बिजनेस करके प्रॉफिट चुकाना मुश्किल रहेगा, नहीं चुका पा रहे अपना लोन का इंटरेस्ट, लोन ही नहीं रीपे कर पा रहे। तो बिजनेस को बेसिकली क्या करना पड़ रहा है? बिजनेस भी बंद, ऊपर से बैंकरप्सी। बैंकरप्सी माने अपना बिजनेस का एसेट को धीरे धीरे बेचना है, और जो भी लोन वाले लोन है वो सब धीरे धीरे रीपे करना। समझ रहे हो? हाँ, ये हालत हुआ है, और ये आज नहीं सर, 3 दिन पहले हुआ है गो एयर। तो सर कहना क्या चाहते हैं? सर बेसिकली ये बेसिक प्रॉब्लम में नाकाम रहा सर, इसका बिजनेस में बेसिक प्रॉब्लम में इसका नाकामयाबी है। लास्ट प्रॉफिट देखा था 2017 में, उसके बाद से कोई प्रॉफिट नहीं, सिर्फ लॉस ही लॉस, सिर्फ लॉस ही लॉस देख रहा है। अभी इसका का पूरा बैंकरप्सी में चला जा रहा है। अभी धीरे धीरे एसेट को सेल करेगा, और जितने लोन वगैरह है वो सब रीपे करेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो गया? वही सर, रेवेन्यू, रेवेन्यू ज्यादा नहीं हो गया। कितना लॉस है? 108 बिलियन, 1.3 बिलियन का लॉस हो चुका है सर। ऐसा एक बिजनेस और भी बहुत नाम है सर, मैं 2-4 नाम लेके आपको बस सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनके बारे में जानिए, आपको नॉलेज बढ़ेगा। बिग बाजार, बिग बाजार बैंकरप्सी में नहीं गया है, बट बिग बाजार अपना बिजनेस को किसको सेल कर दिया? रिलायंस को सेल कर। तो बिग बाजार भी लॉस में चला गया, मार्केट में लोन ज्यादा हो गया, लॉस में चला गया, अपना बिजनेस को चलाने में फेलियर रहा। तो बेसिक प्रॉब्लम ये रहा सर, वही टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का जो बैलेंस है उसको मैनेज नहीं कर पा। सो आइदर बाय यूजिंग टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का, और बाय यूजिंग मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का। हम लोग करेंटली मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू से समझ रहे हैं, आप चाहो तो इसको टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट से भी समझ सकते हो, जो मैंने अभी आपको बड़े बड़े कंपनीज में कॉन्सेप्ट में समझाया। सर आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को समझो, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। सर 3 छोटा पॉइंट है, ध्यान से सुनना,
एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस, एग्जाम में सवाल होता है सुपर प्रॉफिट कब कमाता है? When a firm earns super normal profit, its average revenue are more than its average total cost. अगर बिजनेस का एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से हाई है तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, माने नॉर्मल से भी थोड़ा ज्यादा। इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट एज वेल एज एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। माने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट सेम होता है अगर बिजनेस एवरेज रेवेन्यू से एवरेज टोटल कॉस्ट कम है, एवरेज रेवेन्यू हाई है। ऐसे नॉर्मली स्टार्टिंग सिचुएशंस में होता है जब आपके मार्केट में कोई प्लेयर नहीं है, आप अकेले ही आए हो मार्केट में। जैसे गाना है ना सर, दुनिया में आए हैं तो प्रॉफिट कर लो, बिजनेस के लिए है, प्यार कर लो नहीं रे, दुनिया में आए हैं तो लव कर लो, ऐसा बोल के गाना है एक पुराना। बट यहाँ पर हम लोग लव नहीं लाभ, हाँ लाभ माने प्रॉफिट, समझ रहे सर? मैं उस एंगल से बोला दुनिया में आए हैं तो प्यार कर लो, लव कर लो नहीं, ये सर लाभ कर लो, लाभ। लाभ माने हिंदी वाला लाभ या बंगाली वाला लाभ, लाभ माने प्रॉफिट कर लो। तो प्रॉफिट कब कब होता है? जब आपके मार्केट में दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं है, आप अकेले ही मार्केट में लूटमार चला रहे हो, तो आप सुपर प्रॉफिट करोगे, शॉर्ट टर्म में संभव है। सर आप नॉर्मल प्रॉफिट कब करोगे? जब आपका रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाता है। तो बेसिकली आपका इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। चलो ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली देखो, एक ग्राफ पेपर बचपन में पढ़ते थे ना मैथ्स में, वही ग्राफ पेपर है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ये साइड जो है ना, इसको प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए लिया गया है, इस साइड को आउटपुट के लिए लिया गया है। इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। तो इफ यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट देन डेटा इज कुछ नहीं सर। अब क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड का हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में समझाया, जिसको यहाँ से पी में या एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होता है और डिमांड का भी इसी को बोलते हैं। तो अगर आपका बिजनेस रेवेन्यू का भी है आपका, मतलब दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू का, दिस रेड लाइन, ओके। तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपका रेवेन्यू हाई है और कॉस्ट लाइन एवरेज कॉस्ट एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों आपका डिमांड कर्व से काफी ज्यादातर नीचे है, और ये जो ऊपर दिखाया गया ना, ये जस्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने मेनली, आप प्लीज गौर करिए, प्लीज फोकस हियर। आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है कॉस्ट लाइन का, वो सब नीचे है ना सर। इसका मतलब इस पॉइंट में बिजनेस ने सुपर प्रॉफिट लिया, यानी रेवेन्यू हाई लेवल में जा रहा है और कॉस्ट लो लेवल में है, तो सुपर प्रॉफिट करोगे या एबनॉर्मल प्रॉफिट करोगे। बट लुक एट दिस लेवल, प्राइस पॉइंट वही है, बट यहाँ पर क्या हुआ? आपका कॉस्ट बढ़ गया, आपका एवरेज कॉस्ट और आपका मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही रेवेन्यू लेवल के ऊपर है। देखो मार्जिनल थोड़ा नीचे भी था बट कट करके ऊपर चला गया, और एवरेज कॉस्ट तो हाई लेवल में ही रहा है, और रेवेन्यू लाइन आपका इधर है, तो दोनों कॉस्ट आपका ऊपर में है। इसमें क्या हो रहा है आपका? इसमें आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, माने ज्यादा लॉस भी नहीं करोगे और प्रॉफिट भी नहीं करोगे। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, माने नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस। इट इज कॉल्ड मार्जिनल फार्म। मार्जिनल फार्म माने जिस पॉइंट पे बिजनेस चल रहा है। हर बिजनेस पहले स्टार्ट होता है, फिर थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा कमा लेते हैं, फिर मार्जिनल लेवल में आ जाते हैं, या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा मार्जिनल लेवल में आते हैं, फिर धीरे धीरे सुपर प्रॉफिट करता है। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। और एक सिचुएशन हो सकता है लॉस का सिचुएशन। कब होगा? जब आपका कॉस्ट कंप्लीटली एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के अपर लेवल में है, कंप्लीट लेवल में मार्जिनल कॉस्ट भी हाई, एवरेज कॉस्ट भी हाई, और रेवेन्यू नीचे है। तो ये जो जोन बना है ना सर एम क्वांटिटी के लिए, इस जोन में आपका लॉस बन रहा है। दिस इज द लॉस सिचुएशन। आउटपुट आपका हर बार एम ही था, हर बार आप इतना आउटपुट बना रहे हो मार्केट में सेल करने के लिए, बट पहले सिचुएशंस में आउटपुट बना के मार्केट में सेल करके रेवेन्यू ज्यादा हो रहा था, कॉस्ट कम था। और यहाँ पर क्या था? मार्जिनल रेवेन्यू हाई था, कॉस्ट कम था। यहाँ पर क्या हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हो गया, और यहाँ क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट हो गया। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज योर लॉस मेकिंग सिचुएशन। बिजनेस इतना लॉस कर रहा है। तो शॉर्ट रन में एक बिजनेस 3 सिचुएशन अचीव कर सकता है परफेक्ट कंपटीशन में।
सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। सर बोलो, ग्राफ समझ में आया? हेलो, यस सर। क्लियर है ना सर? घर में जब भी प्रैक्टिस करोगे ग्राफ को ड्रॉ करते हुए करना सर। मेरे को दिखाना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ग्राफ को ड्रॉ करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे को प्लीज शो करना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप सच में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो क्या समझना है सर? जब आपका रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल लेवल में है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट करोगे, इसको मार्जिनल फार्म भी कहते हैं, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। जब आपका रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करोगे, और जब आपका रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से लोअर है तब आप लॉस में चले जाओगे। The farm will try to minimize its losses, and to minimize losses, farm will cover total variable cost. The losses may be equal to part of fixed cost. अगर फार्म अपना कॉस्ट को कम कर लिया, कोशिश करेगा कि कम से कम लॉस करे, हमेशा कोशिश यही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपना वेरिएबल कॉस्ट को उठा लेता है तो उसके बाद सिर्फ फिक्स कॉस्ट को मेंटेन करना पड़ता है। इफ फार्म इज अनेबल टू मीट इट्स वेरिएबल कॉस्ट, इट विल बेटर फॉर इट टू शट डाउन। माने डेली का खर्चा अगर उठाना मुश्किल हो रहा है बिजनेस के लिए, डेली खर्चा माने ऑपरेटिंग कॉस्ट। डेली बिजनेस को चलाने के लिए ना बिजनेस के पास एक डेली का खर्चा होना चाहिए, उस खर्चा को उठाने का ताकत होना चाहिए बिजनेस में। अगर नहीं उठा सकता तो बिजनेस शट डाउन कर देते हैं। ऐसा भी एग्जाम्पल है मेरे पास। सर हर चीज का एग्जाम्पल देते रहते हो आप, पागल हो गए आप। सर क्या करूं, आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे से भी ज्यादा इंटरेस्टेड बंदा बने, हर चीज के बारे में आपका रिसर्च बने रहे। चलो मैं आपको अभी गो एयर के बारे में बता रहा था। एक कंपनी है, उसका नाम है जेट एयरवेज। नाम सुने हो? नाम सुना है क्या? हाँ सर, जेट एयरवेज का नाम सुने हो, चढ़े हो? हाँ सर। 2019 के बाद से बंद है इसका ऑपरेशन। बिजनेस नहीं बंद हुआ है, ऑपरेशन बंद है। अभी आपको आसमान में जेट एयरवेज नहीं दिखता है, बंद है सर। 2019 के बाद से ऑपरेशन बंद है। क्यों? क्यों ऑपरेशन बंद किया? लॉस बढ़ रहा था, इतना ज्यादा लॉस बढ़ रहा था कि चला नहीं पा रहा। 2018 तक कोशिश किया, देख सकते हैं आप यहाँ पर। 2018 में इसका लॉस देखो, 5,500 को 2020 में बंद कर दिए तो लॉस कम हो गया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गया, तो 2800 करोड़ हो गया। 2021 में और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गया, 152 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन अभी भी चालू नहीं हुआ है। चालू होने के डर से थोड़ा चिंता हो रहा है कि प्रॉफिट कर पाएगा कि नहीं, इसलिए देरी हो रहा है थोड़ा। लेकिन कोशिश है कि फिर से चालू करेगा, बट अभी देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है अंदर में। इसका अभी ऑपरेशन बंद है, इसका ऑपरेशन अभी बंद है। तो ऑपरेशन क्यों बंद हो गया? क्योंकि क्योंकि फार्म का रेवेन्यू काफी लो है, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा है। तो जब एक बिजनेस अपना डे टू डे वेरिएबल खर्चा उठाने में अनेबल हो जाते हैं ना, चाहे वो बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी, तब ये बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो सर ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस आपको रियल लाइफ में बार बार देखने को मिलेगा। बस आंख और कान को खुला रखे और इकोनॉमिक्स को एंजॉय करें। एंजॉय माने, एंजॉय में क्या करोगे सर? समझ के पढ़ते रहोगे, घर में प्रैक्टिस करोगे, इकोनॉमिक्स में मजा जरूर आएगा। सर मैंने आपको शॉर्ट रन समझा दिया, घर पे एक काम करना है सर, लॉन्ग रन को थोड़ा गो थ्रू करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में आपको परफेक्ट बिजनेस में ही बात करूंगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एज वेल एज सप्लाई कप ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसा होता है, ये दोनों चीज बताओ। माने एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस में सप्लाई कर्व का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और फिर मैं मोनोपोली ओलिगोपोली में चर्चा करना स्टार्ट करूँ। इन द मेन टाइम अगर किसी का मार्केट का स्टार्टिंग लेक्चर्स मिस है, वो प्लीज एक बार मार्केट का क्लास मेरे से कलेक्ट करे, रेवेन्यू को एक बार रिवाइज करे और करते रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चर्चा करूंगा, जहां पर मैं परफेक्ट कंपटीशन का बाकी दो हिस्सा अलग विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसके साथ साथ मोनोपोली ओलिगोपोली में डिटेल्स चर्चा करेंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हो, और जितना आप रिवाइज करते जाओगे आपका रियल एग्जाम्पल मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस में भी आपको बहुत हेल्प। डोंट वरी सर, इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा है।
सर आज का क्लास इतना ही है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ। तुषार मेरे से Thank you. कलेक्ट कर लेना। ओके शुभजीत। तुषार मेरे से क्लास कलेक्ट कर लेना थोड़ा। ओके सोमनाथ, नयनी, Yes. सुबीर, क्लियर ना? यस सर। ओके सर, फिर गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।